यू आप सभी का स्वागत है एड्यूपाथ के इस चैनल पर, जो एक शिक्षा की पाठशाला है जहां पर आपको वेरियस सब्जेक्ट सीखने को मिलते हैं। मैं हूं अभिषेक, जो आपको फिज़िक्स पढ़ाऊंगा। तो हमारा एक चैप्टर है जो फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर, ये है चैप्टर क्लास 11th का। क्लास 11th का काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये, जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करता है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वेक्टर, स्केलर, जो आपने नाम सुने होंगे, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम यहाँ पर। जो हम बुक यूज़ करेंगे स्टडी के लिए, वो बुक है हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स, जो लिखी है प्रोफेसर एस.सी. वर्मा ने, जो हमारे आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने बुक लिखी है। ये बुक आपको, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है कि कौन सी बुक फिज़िक्स के लिए बेस्ट है, तो उसमें मैंने डिस्कशन किया है कि जो एस.सी. वर्मा बुक है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बहुत ही बेस्ट बुक है। जो न्यूमेरिकल्स हैं जेई लेवल्स के, वो डी.सी. पांडे में भी अच्छे खासे दिए हैं, एस.एल. अरोरा में भी दिए हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम वेरियस बुक से करते रहेंगे, बट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर जो कवर करेंगे वो एस.सी. वर्मा से करेंगे, ठीक है। और इसमें बता दूँ, एस.सी. वर्मा के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जेई के अच्छे खासे लेवल के, नीट के। और जब इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लगाते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो 12th बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं। हम यहाँ पर क्लास 11th कवर कर रहे हैं, लेकिन क्लास 11th के साथ साथ जो हमारी कुछ क्लासेस आएंगी, कुछ क्लासेस 11th की आएंगी, कुछ 12th की भी क्लास आएंगी। तो हम दोनों क्लासेस कवर करेंगे इसमें। तो जो बुक हमारी रहेगी एस.सी. वर्मा ही रहेगी। आप पे कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे एंड न्यूमेरिकल्स आप कवर कर लेंगे आगे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने टॉपिक के बारे में बताया, टॉपिक मेरा है फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। इसमें आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि जो फिज़िक्स है आपका, फिज़िक्स सीखने के लिए आपको क्या चीज़ आनी चाहिए, फिज़िक्स की भाषा क्या है। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो फिज़िक्स की लैंग्वेज क्या है। फिज़िक्स की लैंग्वेज क्या है? फिज़िक्स की लैंग्वेज है मैथ्स। मतलब अगर आपको फिज़िक्स समझनी है तो आपको उसकी भाषा आनी चाहिए। उसकी भाषा क्या है? मैथ। अब आप बोलेंगे कि सर हम तो बायो के स्टूडेंट हैं, हमें मैथ्स नहीं आती है। कोई बात नहीं, जो मैथमेटिकल्स के कुछ टर्म्स हैं वो आपको आने चाहिए, जिससे फिज़िक्स हम बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं। तो हम फिज़िक्स को ईजी वे में समझें, इसलिए हमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स आने चाहिए। जो टर्म्स के क्या नाम हैं? आपने सुना होगा एलजेब्रा, नाम सुना है एलजेब्रा का नाम। कुछ टर्म्स होते हैं, उनमें एक टर्म्स ये भी है ट्रिग्नोमेट्री। अरे आपने सुना है ना ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है आपका? ये साइन थीटा कॉस थीटा वाला, जो हम ट्रायंगल बनाया करके सॉल्व करते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाया करते थे, वो एलजेब्रा कौन सा है? x + 2y = 6, ऐसे करके हम इक्वेशंस दे देते हैं, तो वो आपको पूरा एलजेब्रा है, ठीक है। थर्ड वन कौन सा है आपका? ज्योमेट्री। ये भी आपने सुना होगा। ज्योमेट्री में आपको दो ऐसे करके ट्रायंगल दे दिए गए या कोई एंगल दे दिया गया, और यहाँ पर एक एंगल ऐसे निकाल दिया ऐसे, अब यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया गया, यहाँ का एंगल फाइंड आउट करिए। इस तरह से दे दिए जाते क्वेश्चन, वो ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ ये सब क्या है? ये है मैथमेटिकल्स टर्म्स हैं जो हम यूज़ करेंगे फिज़िक्स को पढ़ने में, क्योंकि फिज़िक्स में क्या होते हैं? डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिसके लिए आपको मैथमेटिकल टर्म्स आनी चाहिए। तो कहता है ना, जिसकी मैथ ज़्यादा अच्छी है उसकी फ़िज़िक्स भी अच्छे लेवल तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है वो। तो ज्योमेट्री के बाद हम आते हैं वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर क्या होता है अभी बताते हैं आपको। वेक्टर एलजेब्रा क्या होता है, ये ब्लैंक है आपका, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आपका? कैलकुलस। कैलकुलस के दो पार्ट हैं, कौन कौन से? एक डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। तो ये दोनों पार्ट हमें कवर करने हैं। तो इस चैप्टर में ये जो सारे मैथमेटिकल टर्म्स हैं ये 11th में आपके पूरे कोर्स में है अवेलेबल, लेकिन हम जो बेसिकली इस चैप्टर में कवर करेंगे वो इन 3 मैथमेटिकल टर्म्स को कवर करेंगे। तो वो 3 कौन सी हैं? वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन अगर आपने देखा हो ध्यान से तो क्या होता है डिफरेंशिएशन? dy/dx, है ना, y⁴n, ये वाले क्या होते हैं? डिफरेंशिएशन।
करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, एक ऐसा इंटीग्रल मार्क्स बना दिया जाएगा, x की पावर n का इंटीग्रेट करो इसको, ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, वेक्टर से। तो हमारा सबसे जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, वेक्टर। अच्छा, किसी को पता है कि वेक्टर क्या होता है? वेक्टर के बारे में सुना है? आपसे अगर मैं पूछूंगा तो वेक्टर क्या होता है तो आप बोल दोगे साहब जो वेक्टर होता है ना वो ऐसा करके होता है। अगर आपने पढ़ा है अगर, तो वेक्टर आप ये बताओगे वेक्टर क्या होता है। अगर हम देखें तो कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ मतलब कुछ चीज़ों को नापने की जो मेज़रमेंट करने के जो तरीके होते हैं, उनमें जो आंसर आता है, वैल्यूज़ जो आती हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दिया कि कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, मास ऑफ सिस्टम इज़ 5 kg। तो ये क्या है, इसकी फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या है, इसकी फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटी कुछ दो टाइप की होती हैं। कौन कौन से दो टाइप की होती हैं फिज़िकल क्वांटिटी? एक वेक्टर और एक स्केलर। आपने सुना होगा वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कह दिया अ मास ऑफ सिस्टम इज़ 5 kg, मतलब किसी भी एक सिस्टम मतलब कोई बॉडी भी ले लो, मैं एक बेंच ले लूँ, मैं एक बोर्ड ले लूँ, उस बोर्ड का वजन कितना है, 5 किलो मास है उसका। मास मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसका जो मास है 5 kg है। फिर मैं कह दूँ कि भैया एक और बॉडी है, ठीक है, एंड अनदर बॉडी ऑफ मास, इसका मास मैंने कितना ले लिया, 3 kg। मैंने एक बॉडी ली जिसका मास है 5 kg और जो अदर बॉडी है उसका मास है 3 kg। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों सिस्टम का, ये जो सिस्टम दिए हैं इन दोनों सिस्टम का अगर हम एक तरह से मैग्नीट्यूड निकालें या सम निकालें, तो हम कैसे निकालेंगे कि भैया टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है हमारा, वो हो जाएगा 3 + 5 मतलब 8 kg। ये आपका क्या हो गया, आपका ओवरऑल मास निकल आया। तो जो हम सम्स इस तरीके से करते हैं उनको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और क्या चीज़ होती है, कहने का मतलब है जो स्केलर क्वांटिटी होगा इसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर्स हैं उनको हम नॉर्मल वे में, जिस तरह से हमें एडिशन सिखाए जाते हैं कि 3 + 5 4 होगा, अलग अलग चीज़ें जो होंगी उनको जोड़ने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। इसमें डायरेक्शन जो होती है वो नहीं होती। मैंने पूछा क्या इसमें कि जो मास है बॉडी का वो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, इधर तरफ है, डायरेक्शन की तो कोई बात नहीं करी मैंने यहाँ पे। तो ये सारी क्वांटिटी कैसी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। इज इट क्लियर? तो हम स्केलर क्वांटिटी में क्या डिस्कस करेंगे, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा। और ये एक ट्रायंगल रूल होता है उसको भी फॉलो नहीं करती हैं। अब क्या होता है ट्रायंगल रूल और वो सब क्या होता है, पहले हम अब डिस्कस करेंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। क्या डिस्कस करना है हमने, अब भैया वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, यहाँ से कौन अंदाजा बता सकता है? वैसे वेक्टर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है और प्लस का इसमें डायरेक्शन भी होती है। अगर समझ आ गया तो ठीक, लेकिन फिर इसके आगे मैं इसको समझाता हूँ और अच्छे तरीके से कि अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या कोई नंबर्स को लिखूँ स्पेस में, ये पूरा मेरा एक स्पेस है, ठीक है, मैं नंबर कोई भी लिखूँ स्पेस में, किस तरह से, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि भाई कोई भी बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर/सेकेंड, तो मैं उस पार्टिकल को ऐसे ले लेता हूँ 5 मीटर/सेकेंड इधर की तरफ मूव कर रही है। 1 मीटर/सेकेंड के लिए
कोई भी पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है, देखो डायरेक्शन मैंने किधर बनाई है, एक पार्टिकल जो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो मैं एरो दिखा रहा हूँ ये क्या डिनोट कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन। तो जब मैं किसी स्पेस में किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल रहा हूँ तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम उसकी डायरेक्शन भी साथ साथ ले रहे हैं। तो जब भी कोई भी क्वांटिटी, अभी तक हम कैसे लिख रहे थे कि भैया 3 मीटर का कोई है, कोई 5 मीटर की लेंथ है, उनको ऐड कर दो तो कितना आ रहा था 8 मीटर। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी कैसे निकाल रहे हैं, हम केवल ऐसे नहीं निकाल रहे कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में कुछ चीज़ चल रही है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड में कोई चीज़ चल रही है। हम क्या बता रहे हैं, एरो भी कर रहे हैं कि डायरेक्शन बता रहा है भैया इस डायरेक्शन में चल रही है चीज़, इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रही है। तो यहाँ डायरेक्शन का बहुत खेल होता है। जब हम इनको जोड़ते हैं ना तो डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल होता है। इतना बड़ा खेल होता है कि कहीं आपको जब आगे देखोगे कोई फोर्स लग रहा है, जो कितना लग रहा है यहाँ पर 10 न्यूटन का, ऊपर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और नीचे कहीं से फोर्स लग रहा है जो कितना है 3 न्यूटन का। तो जो फाइनल हम निकालेंगे F वो क्या होगा 10 न्यूटन। वैसे हमें वैसे जोड़ना चाहिए ना, लेकिन क्योंकि एक के अगेंस्ट में दूसरा फोर्स है तो एक फोर्स प्लस का दूसरा फोर्स माइनस का लिया जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 7 न्यूटन। तो यहाँ से पता चल रहा है हमें कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो काफ़ी हद तक स्केलर से अलग होती है, ये कुछ रूल्स और फॉलो करती है। सपोज दैट मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल क्या है कि मेरा एक पाइप है, कौन सा पाइप है, ये रहा पाइप, ये मेरा एक पाइप है, ठीक है, इसमें एक बॉल रखी है, ठीक है, ये बॉल कितने की स्पीड में मूव कर रही है। इस बॉल की अगर हम स्पीड देखें तो वो है, बॉल की स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो बॉल है वो इधर की तरफ बढ़ रही है, कितने की स्पीड में 3 मीटर पर सेकेंड में। तो आप इसमें इससे क्या समझे, 3 मीटर पर सेकेंड मतलब 3 मीटर जाएगी कितनी, 1 सेकेंड में। तो मैं 1 सेकेंड का डिस्टेंस मान लेता हूँ, 1 सेकेंड में कितनी दूर चली गई 3 मीटर, ठीक है। यहाँ जानी चाहिए ना बॉल को यहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और है, ठीक है, बॉल भी मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड में, और जो पाइप है वो मूव कर रहा है ऊपर की ओर, कितने की स्पीड में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में। तो पाइप कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि पाइप तो इधर की तरफ मूव कर रहा है ना, तो पाइप यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और बॉल आगे बढ़ रही है तो बॉल किधर पहुँचेगी, इधर तरफ। भाई 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड में बॉल मूव कर रही है और पाइप ऊपर जो मूव कर रहा है, पाइप कितने की स्पीड में मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या देखो कि भैया हम इस टाइम को पूरा ले लेते हैं 1 सेकंड, ये 0 सेकंड था, 0 सेकंड से यहाँ तक कितना टाइम लगा 1 सेकंड, और 1 सेकंड में जो पाइप है वो कितनी दूर चला गया, ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर की डिस्टेंस है, इसको मैं 4 मीटर भी तो लिख सकता हूँ, 4 मीटर की डिस्टेंस है। और जो बॉल की डिस्टेंस है वो कितनी है 3 मीटर। तो अगर मैं देखूं बॉल यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर कर गई है, हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम का पता है ना। देखो अब मुझे क्या करना है बताना चाहूँगा मैं। बॉल यहाँ से यहाँ तक गई थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना था बॉल को, लेकिन क्योंकि पाइप भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जिस वजह से अगर हम देखें ध्यान से तो बॉल को यहाँ जाना था, लेकिन पाइप यहाँ पहुँच गया है। पाइप का पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया पाइप। तो जिस वजह से अगर हम देखें ध्यान से तो ये डिस्टेंस हमें दिखानी पड़ेगी कि बॉल यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर में चली गई। अब हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये हमें निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस। ये हमें पता ही है 4 मीटर 1 सेकंड में गई है, क्योंकि पाइप की स्पीड है। 3 मीटर 1 सेकंड में गई है, ये बॉल की स्पीड है। हमें ये निकालनी है अब डिस्टेंस। हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक तरीका है। वो क्या तरीका है, अभी तक देखना आपने स्केलर क्वांटिटी में क्या निकाला था। अगर यही स्केलर क्वांटिटी होता तो आप कैसे निकालते मैग्नीट्यूड, 4 + 3, इन दोनों को आप जोड़ देते, 4 + 3 हो जाता, खत्म। लेकिन
जो वेक्टर होता है वो ट्रायंगल रूल फॉलो करती है। ट्रायंगल रूल कैसे? अब यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। कौन सी? कहते हैं ना हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है? ये क्या है आपका हाइपोटेनियस, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका बेस। जो भी नीचे का पार्ट होता है वो बेस होता है। एंगल कितने क्रिएट होता है? 90 डिग्री का। इधर एंगल कितने क्रिएट होगा? हम जब वैल्यू निकालेंगे तो पता चलेगा 53 डिग्री का। देखते हैं 53 डिग्री कैसा आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा 53 और 37 डिग्री का। तो हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। हम हाइपोटेनियस को ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है मेरा 4 का स्क्वायर, बेस कितना है 3 का स्क्वायर। अच्छा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का 9, एच ऐसे ही रखा 16 + 9 25। यहाँ से स्क्वायर हटा या रूट आ गया। हाइपोटेनस कितना है 5 मीटर। तो अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 5 मीटर। तो हम इस तरह से मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मतलब अब आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर अब आप क्या कह सकते हैं कि जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है वो कुछ चीज़ों को फॉलो करेगी। किन चीज़ों को? एक तो आपने पढ़ा मैग्नीट्यूड होगा इसमें, ठीक है, और इसमें डायरेक्शन भी होगी, प्लस ये ट्रायंगल रूल फॉलो करेगा। ठीक है, ट्रायंगल रूल फॉलो करेगा। तो ये क्या है? मतलब मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, ट्रायंगल रूल को फॉलो करेगा। तो ये मस्ट है वेक्टर क्वांटिटी में, ये मस्ट है। समझ गए? अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपको समझाते हैं। अब बात आती है करंट की। देखो पहले मैं इसका कुछ बता देता हूँ कि कौन कौन से ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। एक है आपका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका लीनियर मोमेंटम? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, स्मॉल p जो mv होता है ना, वही वाला। क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है तो p भी वेक्टर क्वांटिटी है। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है हम उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? वैसे तो हम कर देंगे a से b तक का फोर्स, b से c तक की डायरेक्शन। जैसे मैंने इस ट्राइंगल को नाम दे दिया, मैंने नाम दे दिया इधर a b c, तो मैं a से b तक की डायरेक्शन एक रिप्रेजेंट करूँगा। वैसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं c से a तक की डायरेक्शन, किधर तरफ डायरेक्शन है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बट कुछ कुछ जगह पर किस तरह से होता है आप देखेंगे, स्मॉल लेटर में v लिख दिया, कैपिटल F लिख दिया। एक सिंगल लेटर में भी दिखाई जाती हैं इनकी स्पीड। और कुछ कुछ जो बुक होती हैं, कुछ बुक्स में बोल्ड में, ठीक है, बोल्ड में इस कहते हैं ना बोल्ड में लेटर, इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा लिखा होगा तो वो भी वेक्टर ही दिखाते हैं। क्या है? ये भी वेक्टर है। जो बोल्ड में लिखा होता है ना कुछ यूनिट्स, तो वो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी ही दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या समझे कि भैया जिन जिन में ये 3 रूल फॉलो होते हों, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल रूल, वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो लीनियर मोमेंटम हो गया, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया दूसरा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कैपिटल ई, जो आपका 12th में चैप्टर है वहाँ पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड। सभी चीज़ क्लियर करते चलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भैया? ये एक चुंबक रखी है, ठीक है। अब इसके पास हम यहाँ पर कुछ भी जो नेल्स होती हैं वो लेके गए, ये इसको नहीं चिपका रहा, थोड़ा सा और नेल्स को पास किया हमने, ठीक है, अभी भी नहीं चिपका रहा, ये मैग्नेट इसको चिपका नहीं रहा है, ठीक है। नेल्स मतलब कील, ये क्या है? हमारी कील है ना, दीवार में गाड़ी जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा और नेल्स को पास में लेके गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाया मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा। अब क्या हुआ? जैसे मैंने इसको आगे बढ़ाया, चुंबक ने इसको अपने पास अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया और ये कील इसमें चिपक गई। तो इसके आसपास को जो ये पूरा एरिया होगा, ये क्या होगा मेरा? इस एरिया को मैं क्या बोलूँगा? ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरिया क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ सॉरी, ये एरिया होगा, ये है एरिया मैग्नेटिक फील्ड। क्या है आपका? क्योंकि जो मैग्नेट का जो फील्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड।
समझ गए? तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, लीनियर मोमेंटम, ये सब इन तीनों रूल को फॉलो करते हैं। इनमें जब कोई भी जोड़ना होता है तो ट्राइंगल रूल को जरूर फॉलो करते हैं। लेकिन एक है हमारा, एक क्या है, एक जैसे कि हम देखते हैं ना कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो एक ऐसी एक्सेप्शन है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या इशू क्रिएट करता है, हम ये पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट में जैसे अभी, क्योंकि हमें पता है जो करंट होता है ना उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। कभी देखा हो आपने, 10th में पढ़ा हो तो आपने देखा होगा बायोसेवर्ट के नियम हम पढ़ा करते थे, कैसे गोल गोल घुमाएंगे तो करंट इधर जाएगा इधर जाएगा। हमने पढ़े हैं दो ऐसे अलग अलग वायर होंगे, एक में करंट इधर एक में करंट इधर जा रहा होगा, 3 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसा करंट जा रहा होता है। तो कुछ हम इसमें रूल्स लगाया करते थे। तो भाई जैसे कि इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। बट आप देखोगे इसमें कि ट्राइंगल रूल हम फॉलो नहीं करते हैं इसको ऐड करने में। जैसे एक करंट इधर से आया, कितने का, 5 एम्पियर का। एक करंट इधर से आया, कितने का, 15 एम्पियर का। 1.1 मिल गए, आगे चल रहा है कॉमन। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आई फाइंड आउट करिए, ठीक है, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, ठीक है। I1 I2 दिया है, अब मैग्नीट्यूड निकालिए इसका। तो हम यहाँ पर इस तरह से कोई ट्रायंगल रूल नहीं अपनाएंगे। करंट में हमेशा हम स्केलर क्वांटिटी की तरह इसको यूज़ करते हैं। हम I क्या निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ख़त्म। क्या हो जाएगा आपका 5 + 15 यानी I = 20 एम्पियर। हम सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी के जो रूल्स होते हैं वो हम यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे। मतलब हमारा कहने का क्या है कि हम ये ट्रायंगल जो रूल होता है आपका, है ना, ट्रायंगल रूल वाला, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल रूल बहुत सारे आप देखेंगे, अभी देखना, अभी आपको बताएंगे आगे कि इस तरह के होते हैं। यहाँ पर एक A वेक्टर है, यहाँ पर एक V वेक्टर है, ठीक है, A वेक्टर B वेक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, A वेक्टर + B वेक्टर। तो कुछ रूल्स होते हैं ट्रायंगल्स के जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी तक केवल इतना ही आप ध्यान दीजिए और इसको ज़रूर पढ़िए कि इसमें कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं। ट्रायंगल रूल पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल रूल क्या होता है, बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आपका जो अभी एक तरह से होमवर्क है जो आप पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, आज की क्लास अभी यहीं तक रखेंगे हम। आगे के लिए हम क्या, आप लोग क्या पढ़ के आएंगे, एक आपका टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर, यह आप पढ़ के आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो जो SC वर्मा की जो बुक है वो काफ़ी अच्छे लेवल तक काम करती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, हम पूरी मेहनत करेंगे। दूसरा आपको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, कि भैया जो वेक्टर क्वांटिटी तो पढ़ ली, लेकिन इनमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ये पढ़ के आना है आपको पढ़ के आना है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कि भैया वेक्टर में जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। और आपको क्या पढ़ के आना है, रिजोल्यूशन, जो भी इसमें रिजल्टेंट रिजोल्यूशन जो निकालेंगे वो किस तरह से हम निकालेंगे। ये सब जब आप पढ़ के आएंगे फिर हम इसमें आपको आगे न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे। और एक इसमें चीज़ और ध्यान दे लीजिएगा, क्रॉस और जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट्स, इन दोनों में से कोई भी एक पढ़ लेना है, दोनों पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अभी केवल इतना पढ़ के आइए, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि आज ज़्यादा आपने बेसिक कवर भी नहीं किया है, तो ज़्यादा पढ़ाने से आपका दिमाग भी घूम सकता है। तो वो चीज़ पे ज़्यादा आगे ना बढ़ते हुए इतने पर यहीं पर अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। ये आपको पढ़ के लेना है, दैट्स योर होमवर्क। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी, जो आपको नोट्स अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।